Hello students, welcome to One Day Law Revision, Module 5, Stock Exchange and Investor Protection. Let's quickly go through synopsis first. In this we will cover SICRA, that is Security Contract Regulation Act 1956, Recognized Stock Exchange, Listing of Security on Stock Exchange, Penalty and Procedure. That means how to list the security, कि security की listing कैसे होती है. प्रोसीजर फॉर स्टॉक एक्सचेंज टू बी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज कि अगर कोई स्टॉक एक्सचेंज है और उसको रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज बनना है तो उसके प्रोसीजर क्या है, और ये प्रोसीजर क्या है जब कोई सिक्योरिटी, कोई कंपनी अपनी सिक्योरिटी को, शेयर्स को लिस्ट करवाना चाहती है स्टॉक एक्सचेंज पे, तो उसका प्रोसीजर क्या है. फिर गवर्नमेंट के पावर्स और फिर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को कैसे डी रिकॉग्नाइज किया जाता है उसका प्रोसीजर. कॉन्सेप्ट ऑफ डीम्यूचुअलाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी एंड रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस. मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग एंड इट्स एडवांटेज टू शेयर होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर्स. ट्रेडिंग स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट, ये अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स है. ट्रेडिंग, स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट, बदला कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन, डेरिवेटिव, लिस्टिंग ऑफ शेयर्स. इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म अंडर वेरियस स्टैट्यूट्स, कि किस तरीके से इन्वेस्टर यानी कि जो कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करता है उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, या किस किस रेगुलेशंस में, किस किस लॉज में, किस किस एक्ट में प्रोविजंस दिए हैं जिससे इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट किया जा सके. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले रिक्वायरमेंट ऑफ लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज विद रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. किस तरीके से सिक्योरिटी को लिस्ट किया जा सकता है विथ अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. जैसे कि हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस क्या है, BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. तो हम देखेंगे प्रोसीजर की कैसे सिक्योरिटी को लिस्ट किया जा सकता है. एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है जो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स में दी है. रूल 19 बताता है कि पूरा प्रोसीजर क्या है कोई सिक्योरिटी लिस्ट करने के लिए. पब्लिक कंपनी को डिफाइन किया गया है कंपनीज एक्ट में. अ पब्लिक कंपनी इज़ अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी, जहां मिनिमम 7 लोग होते हैं, शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं. तो जो पब्लिक कंपनी लिस्ट होना चाहती है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे, वो अप्लाई करती है स्टॉक एक्सचेंज को और वो एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करती है विथ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स. तो अगर तुम किसी स्टॉक एक्सचेंज पर रिकॉग्नाइज होना चाहते हो एज अ कंपनी, एज अ पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी रिकॉग्नाइज हो सकती है क्या, लिस्ट हो सकती है क्या, नहीं. तो जब पब्लिक कंपनी लिस्ट होना चाहती है किसी स्टॉक एक्सचेंज पे, तो वो स्टॉक एक्सचेंज को अप्लाई करेगी, एक एप्लीकेशन देगी विद अ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स. तो अब ये डॉक्यूमेंट्स क्या है, कंपनी का मेमोरेंडम, कंपनी का आर्टिकल, मतलब ये कंपनी के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि कंपनी का पर्पस क्या है, कंपनी क्यों स्टार्ट की, कंपनी के प्रमोटर्स कौन है, कंपनी में कितना कैपिटल है, कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ है, कंपनी क्या काम करती है. तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है कंपनी के बाइबल है, चार्टर डॉक्यूमेंट्स है. तो एप्लीकेशन के साथ कंपनी का MOA, AOA सबमिट करना है. अगर डिबेंचर इशू है तो ट्रस्ट डीड भी सबमिट होगा. फिर कंपनी का जो प्रॉस्पेक्टस है जो तुम इशू करने वाले हो सब्सक्राइबर्स को कि तुम कंपनी में शेयर्स अप्लाई करो, तो सब प्रॉस्पेक्टस का कॉपी भी जाता है. कॉपी ऑफ ऑफर फॉर सेल एंड सर्कुलर या एडवर्टाइजमेंट, जहां तुम सिक्योरिटी की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो कि ये सिक्योरिटी सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन है. कंपनी के बैलेंस शीट, ऑडिटेड अकाउंट्स पिछले 5 साल के, उनका कॉपीज़ देना. अगर न्यू कंपनी है तो जितने भी साल है, फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी को 3 ही साल हुए तो 3 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, ऑडिटेड अकाउंट्स में दूंगी. स्टेटमेंट शोइंग डिविडेंड एंड कैश बोनस, की कंपनी ने पिछले 10 सालों में कितना डिविडेंड पे किया है, कितना परसेंटेज किया है, कितने कैश बोनसेस दिए हैं. डिविडेंड और इंटरेस्ट इन अरियर्स इफ़ एनी, कंपनी का कितना डिविडेंड या इंटरेस्ट अरियर्स में है, मतलब ड्यू है बट कंपनी ने दिया नहीं है. जो अग्रीमेंट्स है उनके कॉपीज़ कंपनी सबमिट करेंगी. अग्रीमेंट्स बिटवीन वेंडर एंड और प्रमोटर, अंडरराइटर एंड सब अंडरराइटर्स, ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स. फिर और भी अग्रीमेंट्स होते हैं मैनेजिंग एजेंट के साथ, सेक्रेटरी के साथ, ट्रेजरर, सेलिंग एजेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर, टेक्निकल डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मैनेजर और सेक्रेटरी. तो ये सारे अग्रीमेंट का कॉपी भी कंपनी एप्लीकेशन के साथ सबमिट करती है. किसको, स्टॉक एक्सचेंज को. सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एवरी लेटर, रिपोर्ट, बैलेंस शीट, वैल्यूएशन कॉन्ट्रैक्ट, कोर्ट ऑर्डर, डॉक्यूमेंट, कंपनी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है पिछले 5 साल के, वो कंपनी सबमिट करती है. फिर कोई मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है विद एनी वेंडर, विद एनी लेंडर,
या कोई अग्रीमेंट है जहाँ कंसेशन है, टेक्निकल एडवाइस रिलेटेड, कंपनी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो अग्रीमेंट्स एंटर करती है वो सारे। उसके बाद अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द कंपनी सिंस इट्स इनकॉर्पोरेशन गिविंग डिटेल्स ऑफ इट्स एक्टिविटीज़ इंक्लूड एनी रीऑर्गेनाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन और अमालगमेशन, चेंजेस इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर एंड डिबेंचर बोरिंग्स इफ एनी। उसके बाद जो कंपनी शेयर्स या डिबेंचर्स इशू करना चाहती है वो कितने कंसिडरेशन के लिए है, फिर वो कैश में है या अदर देन कैश है। फिर समझो 10 रुपीज़ का शेयर हो तो कंपनी उसको प्रीमियम पे इशू कर रही है, मतलब 12 रुपीज़ में इशू कर रही है +2 का प्रीमियम लगा के, या डिस्काउंट पे। नॉर्मली अब डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं होते। या फिर कंपनी ऑप्शन कर रही है। स्टेटमेंट कंटेनिंग पर्टिकुलर्स ऑफ कमीशन, ब्रोकरेज, डिस्काउंट या स्पेशल टर्म्स इंक्लूडिंग एन ऑप्शन टू इशू of any kind of the security granted to any person, copies of acknowledgement card or the receipt of filing of a document with SEBI, agreements with IFCI, ये सब lending institutes है, industrial credit and investment corporation, similar bodies, कंपनी ने अगर कोई लोन लिया है किसी कमर्शियल बैंक से तो वो, कंपनी के कितने शेयर्स फोरफिट हुए और क्या टर्म्स पे फोरफिट होते हैं, लिस्ट ऑफ हाईएस्ट 10 होल्डर्स ऑफ ईच क्लास और काइंड ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी, कि कंपनी के पास कितने काइंड के सिक्योरिटीज़ हो सकते हैं। समझो कंपनी के पास इक्विटी शेयर है, कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर है, फिर इक्विटी शेयर में विद वोटिंग राइट, विदाउट वोटिंग राइट। तो इसमें के जो टॉप 10 शेयर होल्डर्स है हर काइंड ऑफ सिक्योरिटी के, उसका लिस्ट कंपनी विद द एप्लीकेशन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को देती है। उसके बाद पर्टिकुलर्स ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स फॉर विच परमिशन टू डील इज अप्लाइड फॉर। However, a recognized stock exchange may either generally by its bylaws or in particular case call for further particulars or document as it deems proper। मतलब ये 15-16 डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन के साथ तो सबमिट होते ही है, इसके अलावा भी अगर स्टॉक एक्सचेंज को चाहिए तो वो और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स या और दूसरे मैटर्स से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मंगा सकता है। लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी का लिस्ट होना स्टॉक एक्सचेंज पे इम्पॉर्टेंट है। किसके लिए इम्पॉर्टेंट है? कंपनी के लिए भी और इन्वेस्टर के लिए भी, क्योंकि उससे लिक्विडिटी होती है। इन्वेस्टर कभी भी सिक्योरिटी सेल करता है, परचेज कर सकता है, इन्वेस्टर का मनी ब्लॉक नहीं रहता है। सो टू प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द सिक्योरिटीज़ इन द मार्केट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि सिक्योरिटी लिस्टेड हो। अब लिस्ट कैसे होती है वो प्रोसेस तो देखा हमने, बट क्यों करना चाहिए एंड हाउ, वो अब हम अभी देख रहे। तो जब भी कोई कंपनी शेयर्स पब्लिक को दे रही है फॉर सब्सक्रिप्शन तो कंपनी को लिस्ट होना ज़रूरी है ऑन स्टॉक एक्सचेंज। तो हमने देखा कि कंपनी की एप्लीकेशन देती है, एप्लीकेशन के साथ डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए। अब डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स प्रिस्क्राइब्ड फीस के साथ सेबी के पास भी सबमिट होते हैं थ्रू अ लीड मर्चेंट बैंकर एटलीस्ट 30 days प्रायर टू रजिस्टरिंग द प्रोस्पेक्टस विथ आरओसी। आरओसी के पास प्रोस्पेक्टस रजिस्टर करने के पहले कंपनी सेबी के पास ड्राफ्ट फाइल करती है। कंपनी हैज़ टू ऑब्टेन इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, जहां हमने देखा कि कंपनी एप्लीकेशन देती है एंड देन डॉक्यूमेंट्स देती है, फिर बाद में कंपनी पूरा अलॉटमेंट होने के बाद अगर अलॉटमेंट ज़्यादा हुआ है तो मनी रिफंड करती है। इन एडिशन अ कंपनी इंटेंडिंग टू हैव इट शेयर लिस्टेड, जो कंपनी शेयर लिस्ट करना चाहती है उसको सारे लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स फॉलो करने पड़ते हैं। लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स कहाँ दिए हैं? सेबी में दिए हैं, सेबी के रेगुलेशंस में, सिक्रा में दिए हैं। और फिर बाद में भी लिस्टिंग होने के बाद हमेशा कंपनी को सेबी के कंप्लायंसेस फॉलो करने पड़ते हैं। सेबी के जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, जो रिक्वायरमेंट्स है वो कंटिन्यू बेसिस पे कंप्लाई करने पड़ते हैं। स्टॉक एक्सचेंज मॉनिटर्स सच कंप्लायंस, स्टॉक एक्सचेंज कंप्लायंस मॉनिटर करता है और जो कंपनी कंप्लाई नहीं करती है उसको स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड करने से सस्पेंड किया जाता है। सिर्फ पब्लिक कंपनी ही लिस्टिंग फैसिलिटी एंजॉय कर सकती है, वही स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो सकती है। प्राइवेट कंपनी कभी लिस्ट हो नहीं सकती। प्राइवेट कंपनी को अगर लिस्ट होना है तो उनको पहले पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होना पड़ेगा, और वो कैसे होगी? अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अमेंड करके। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अमेंड कैसे होता है? जनरल मीटिंग बुला के स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है शेयर होल्डर्स का, मतलब 3 times तो भी शेयर होल्डर्स ने हाँ बोलना चाहिए, उसके बाद ही प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होती है एंड फिर वो चाहे तो लिस्ट कर सकती है। बट फिर बाद में उनको सेबी के लिस्टिंग ऑब्लिगेशन, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, जो नॉर्मली पब्लिक कंपनी जो लिस्ट होती है उनको करना पड़ता है। सो दिस इज़ अबाउट लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़।
अब लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी 5 ग्रुप में आती है। इनिशियल लिस्टिंग, लिस्टिंग फॉर पब्लिक इशू, लिस्टिंग फॉर राइट इशू, लिस्टिंग ऑफ बोनस इशू, लिस्टिंग फॉर मर्जर और अमालगमेशन। लेट्स सी ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डिटेल। अगर कंपनी फर्स्ट टाइम लिस्ट हो रही है किसी स्टॉक एक्सचेंज पे तो हम उसको बोलेंगे इनिशियल लिस्टिंग। अगर कंपनी पहले ही किसी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है और अब वो पब्लिक इशू करना चाहती है तो हम उसको बोलेंगे लिस्टेड फॉर पब्लिक इशू। जैसे हमने देखा था फर्दर पब्लिक इशू। अगर कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है और अब वो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, हमने देखा था कि राइट इशू सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के साथ ही हो सकता है। तो अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कंपनी राइट इशू कर रही है जो ऑलरेडी लिस्टेड है तो हम बोलेंगे लिस्टिंग फॉर राइट इशू। अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कंपनी बोनस शेयर्स इशू कर रही है तो दैट इज लिस्टिंग ऑफ बोनस शेयर्स। एंड द लास्ट वन, लिस्टिंग फॉर मर्जर और अमालगमेशन। जब न्यू शेयर्स अमालगमेटेड कंपनी इशू कर रही है टू द शेयर्स ऑफ अमालगमेटिंग कंपनी। फॉर एग्जांपल ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड है, बी लिमिटेड को ए लिमिटेड ने खरीद लिया, अमालगमेट हो गए वो। तो अब ए लिमिटेड बी लिमिटेड के पहले के शेयर होल्डर्स को जो न्यू शेयर्स इशू कर रही है उस केस में हम बोलते हैं लिस्टिंग फॉर मर्जर और अमालगमेशन। अब लिस्टिंग क्यों करना है, लिस्टिंग के कुछ बेनिफिट्स होंगे। तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ लिस्टिंग द सिक्योरिटी। इससे पब्लिक इमेज एनहांस होता है, ऐसे लगता है कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है, कंपनी इंप्रूव कर रही है, इसलिए कंपनी अपने शेयर्स को लिस्ट कर रही है। इससे लिक्विडिटी भी मिलती है, अगर लिक्विडिटी मिलेंगी तो शेयर होल्डर या इन्वेस्टर इजीली बाय सेल कर पाएगा। फिर टैक्स कंसेशंस भी होते हैं इन्वेस्टर्स को जो कंपनी के शेयर्स बाय करते हैं। लिस्टिंग प्रोसीजर कंपेल्स कंपनी मैनेजमेंट टू डिस्क्लोज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू द इन्वेस्टर। जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी टाइमली बेसिस पे इन्वेस्टर्स तक पहुंचती रहती है थ्रू लिस्टिंग प्रोसीजर। लिस्टेड कंपनी को लोन्स या इन्वेस्टमेंट में भी बेटर सपोर्ट मिलता है बैंक्स से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, क्योंकि कंपनी लिस्टेड है तो बैंक्स भी रिलाई करते हैं उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो कंपनी को ग्रो होने के लिए इजीली लोन मिलता है, फंड्स मिलते हैं। सो देर आर वेरियस बेनिफिट्स ऑफ लिस्टिंग अ कंपनी। सो इट्स ऑलवेज गुड टू लिस्ट अ कंपनी। एंड इफ़ यू आर अ प्राइवेट कंपनी तो पहले पब्लिक में कन्वर्ट हो जाओ एंड देन यू गेट लिस्टेड। फॉर दैट यू विल हैव टू फॉलो सेबी रेगुलेशंस, लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। तो हमने प्रोसीजर देखा, फिर हमने लिस्टिंग देखा। अब हम देखेंगे कि अब हमने ये तो देखा कि सिक्योरिटी लिस्ट होती है स्टॉक एक्सचेंज पे जो BSE NSE है, बट अब स्टॉक एक्सचेंज, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज कैसे बनता है उसका प्रोसीजर देखना है हमें। तो जब भी कोई स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्नाइज होना चाहता है तो वो क्या करता है, एक एप्लीकेशन करता है। किसको? टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। एप्लीकेशन में सारे पर्टिकुलर्स रहेंगे, बायलॉज रहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट रहेगा कि किस तरीके से वो रूल्स फॉलो कर रहा है, हु इज़ द गवर्निंग बॉडी, एंड वो एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करने के बाद स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्नाइज होता है। सो व्हाट आर द एप्लीकेशन एंड व्हाट आर द थिंग्स टू बी सबमिटेड अलॉन्ग विद इट, कि हमको बताना है कि गवर्निंग बॉडी कौन है उस स्टॉक एक्सचेंज की, व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन, पावर ऑफ मैनेजमेंट, एंड किस तरीके से उसका बिजनेस ट्रांजैक्ट होगा, हर ऑफिस बियरर की पावर्स, ड्यूटीज़, फिर स्टॉक एक्सचेंज में कौन कौन मेंबर्स है, मेंबर्स का क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सक्लूजन, सस्पेंशन, एक्सपल्शन, रीएडमिशन ऑफ मेंबर्स, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होगा, किस तरीके से मेंबर्स एनरोल करेंगे स्टॉक एक्सचेंज में, नॉमिनेशंस, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव एंड क्लर्क्स। सो अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन ये सारे डिटेल स्टॉक एक्सचेंज सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है। आफ्टर दैट इफ़ सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ सेटिस्फाइड, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रॉपर इंक्वायरी लेगा, अगर चाहे तो और इन्फॉर्मेशन मंगा सकता है स्टॉक एक्सचेंज से, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड है कि जो रूल्स है, बायलॉज है स्टॉक एक्सचेंज के वो सारे करेक्ट है, दे आर इन कन्फर्मिटी विद द कंडीशंस, मतलब जो कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड की गई है, जहाँ फेयर डीलिंग हो, इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन हो, ये सब कंडीशंस फुलफिल हो रही है, तो स्टॉक एक्सचेंज सारे कंडीशंस कंप्लाई कर रहा है। ये सब देखने के बाद, फर्दर डॉक्यूमेंट मंगाने के बाद, अगर पब्लिक इंटरेस्ट में है कि स्टॉक एक्सचेंज सारे कंडीशंस फॉलो कर रहा है, तो फिर इन दैट केस सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड है तो वो उस स्टॉक एक्सचेंज को रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज कर देगा। द कंडीशन विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब्ड अंडर क्लॉज A फॉर द ग्रांट ऑफ रिकॉग्निशन में इंक्लूड एनी अदर मैटर दैट आर रिलेटेड टू। अब हमने देखा कि कंडीशंस फुलफिल होने पे ही सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई होने के बाद
रिकॉग्निशन देता है स्टॉक एक्सचेंज को, बट व्हाट आर दिस कंडीशंस? तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट चेक करेगा मेंबर्स का क्वालिफिकेशन क्या है, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट एंटर किए जाएंगे, एंड हाउ दे आर एनफोर्स्ड बिटवीन द मेंबर्स, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन ईच ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज बाय सच नंबर ऑफ पर्सन्स नॉट एक्सीडिंग 3, मतलब जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं वो किसके बिहाफ पे हो रहा है, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में नॉमिनेट दोज पर्सन्स। फिर अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन हो रहे हैं क्या, एंड वेदर दे वर ऑडिटेड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट व्हेन एवर रिक्वायर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सो अगर ये सब कंडीशंस स्टॉक एक्सचेंज फॉलो करता है एंड दे इंश्योर दैट दे आर डीलिंग फेयरली एंड टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर, और ये पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो आफ्टर फर्दर इंक्वायरी इफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड तब वो रिकॉग्निशन ग्रांट करता है। जब रिकॉग्निशन ग्रांट होता है तो वो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश किया जाता है, जहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज का प्रिंसिपल ऑफिस सिचुएटेड है। अब विड्रॉल ऑफ रिकॉग्निशन, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को आफ्टर ग्रांटिंग रिकॉग्निशन ऐसे लगता है कि दिस वाज नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट या उन्होंने कोई कंडीशन ब्रेक की है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पहले उनको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। सेंट्रल गवर्नमेंट एक चांस देगा कि तुम बताओ ऐसे क्यों हुआ है, तुमको एक अपॉर्चुनिटी देते कि तुम बोलो। उसके बाद इफ़ सेंट्रल गवर्नमेंट डीम्स फिट तो वो क्या करेगा, विड्रॉ कर देगा, उनका रिकॉग्निशन विड्रॉ कर देगा कि तुमने ठीक से अपने ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं किए, जो कंडीशंस मेंशन थे तुमने वो ठीक से फॉलो नहीं किए। सो नाउ अब हम तुमको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देते, एंड आफ्टर दैट इफ़ सेंट्रल गवर्नमेंट डीम्स फिट वो रिकॉग्निशन को विड्रॉ कर देगा। Power of central government to call for periodical returns or direct inquiries to be made. जब एक स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्नाइज होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ पावर्स होते हैं कि वो उनसे पीरियोडिकल रिटर्न्स मंगा सकते हैं या किसी मैटर पे डायरेक्ट इंक्वायरी कर सकते। तो वहाँ पे रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज की ड्यूटी है कि वो सेबी को सारे रिटर्न सबमिट करे, सारे अफेयर्स के रिपोर्ट दे कि क्या फंक्शनिंग हो रही है एंड हाउ इट इज़ बीन डन। Every recognized stock exchange and every member shall thereof maintain and preserve for such period not exceeding 5 years such books of accounts and other documents as the central government considers necessary. तो क्या बोला है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स 5 साल तक मेंटेन करने, 5 years तक। अगर पब्लिक इंटरेस्ट में है एंड इफ सेबी सेटिस्फाइड तो सेबी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से फर्दर इंफॉर्मेशन मंगा सकता है, फर्दर एक्सप्लेनेशन मंगा सकता है, या किसी पर्सन को अपॉइंट करके बोल सकता है कि जाओ उस स्टॉक एक्सचेंज में जाके इंक्वायरी कंडक्ट करो, देखो कि उनके अफेयर्स प्रॉपरली वो कंडक्ट करते हैं या नहीं, एंड अकॉर्डिंगली सबमिट द रिपोर्ट। इंक्वायरी की जो रिपोर्ट है वो सेबी को सबमिट करो। इंक्वायरी में क्या होगा, इंक्वायरी में एवरी डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या अदर ऑफिसर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक एक्सचेंज का कोई मेंबर, ये सबसे पूछताछ की जाएगी कि स्टॉक एक्सचेंज के अफेयर्स किस तरीके से कंडक्ट होते हैं, एंड देन डॉक्यूमेंट्स कंसीडर किए जाएंगे, रिपोर्ट्स कंसीडर की जाएगी, एंड देन जो भी स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड पर्सन है, डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, ऑफिसर, मेंबर, उनकी ड्यूटी रहेगी कि वो सारे बुक्स जो भी उनके कस्टडी में है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करे फॉर इंक्वायरी, एंड वो सेबी के जो अपॉइंटेड मेंबर्स हैं उनकी हेल्प करे इन द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी, एंड अकॉर्डिंगली वो पीरियोडिकल रिटर्न्स भी टाइम पे सबमिट करे। सो दिस इज़ द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जहाँ वो पीरियोडिकल रिटर्न्स मंगा सकते हैं और इंक्वायरी भी कंडक्ट कर सकते हैं व्हेन एवर दे फिट नेसेसरी। Minimum public shareholding and its advantages to shareholders and stakeholders. Now, what is minimum public shareholding? Public shareholding is defined in Rule 2E of SICRA as under: public shareholding means equity share of the company held by public. पब्लिक शेयर होल्डिंग क्या है कि कंपनी के इक्विटी शेयर्स जो पब्लिक हेल्ड करती है, दैट इज पब्लिक शेयर होल्डिंग, including shares underlying the depository receipts if the holder of such depository receipt has the right to issue voting instructions, and such depository receipts are listed on an international exchange in accordance with Depository Receipt Scheme 2014. कंपनी का काम है कि वो इंश्योर करे कि मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग 25% तो भी हो, इट शुड नॉट बी लेस देन 25%. To ensure to bring the level of public shareholding to 25% within specified time limit in the manner specified
इन सेबी सर्कुलर। तो कंपनी को क्या इंश्योर करना है कि कंपनी का पब्लिक शेयर होल्डिंग कभी भी 25% से नीचे ना हो। एंड व्हाट इज़ पब्लिक शेयर होल्डिंग, कि कितना परसेंट पब्लिक इक्विटी शेयर हेल्ड करती है कंपनी के अंदर। डीम्यूचुअलाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। डीम्यूचुअलाइजेशन एक प्रोसेस है जहाँ पे कोऑपरेटिव एसोसिएशंस या ट्रस्ट या जो म्यूचुअल एसोसिएशंस होते हैं वो पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करे, उनका इंटरेस्ट उनके मेंबर्स को शेयर्स देके वो पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करे, दैट इज डीम्यूचुअलाइजेशन। इट इज़ अ प्रोसेस दैट चेंजेस अ कोऑपरेटिव एसोसिएशन इनटू अ पब्लिक कंपनी बाय कन्वर्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स इनटू शेयर होल्डिंग्स। अब ये कैसे होगा, उनका फॉर्म चेंज करके। द होल्डिंग कैन बी ट्रेडेड लाइक द शेयर्स ऑफ द कंपनी, उनको शेयर्स इशू करके पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होके। ये क्यों डीम्यूचुअलाइजेशन कंसेप्ट क्यों आया, ताकि जो ओरिजिनली ट्रस्ट थे उनका स्ट्रक्चर बदल के उनको प्रॉपरली कंपनीज एक्ट में गवर्न कर सके, उनको पब्लिक कंपनी बना के आगे लिस्टिंग कर सके। सो दिस डीम्यूचुअलाइजेशन concept came into picture. It allows the exchanges to put in place of board of directors to look after day-to-day operation. क्योंकि पहले के जो स्टॉक एक्सचेंजेस थे वो ट्रस्ट फॉर्म में थे, अभी हमने उनको कन्वर्ट करके पब्लिक कंपनी किया है। Why has डीम्यूचुअलाइजेशन gained importance? जैसे जैसे ट्रेडिंग एक्सचेंजेस पे लोगों का फोकस बढ़ा, लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगे, तो इट वाज इम्पॉर्टेंट कि स्टॉक एक्सचेंज को एक प्रोफेशनल बॉडी बनाया जाए। और डीम्यूचुअलाइजेशन का काम वही है कि वो स्टॉक एक्सचेंज को एक प्रोफेशनल बॉडी बनाता है। एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू हैव बेटर एक्सेप्टेंस अमॉन्ग इन्वेस्टर्स, तो फिर इन्वेस्टर्स उसको एक्सेप्ट भी करते हैं, इसलिए इट वाज इम्पॉर्टेंट कि डीम्यूचुअलाइजेशन लाया जाए। गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया विच मेड द डीम्यूचुअलाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस मैंडेटरी, जहाँ पे उसको मैंडेटरी किया गया, मतलब अब सारी स्टॉक एक्सचेंजेस एक पब्लिक कंपनी है बाय अमेंडिंग द सिक्योरिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। अंडर द ऑर्डिनेंस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्रोकर इन द गवर्निंग बॉडी ऑफ अ कॉर्पोरेटाइज्ड exchange should not exceed 25%, while their holding should not exceed 49% of capital. ऑर्डिनेंस ये भी बोलता है कि 51% ऑफ द कैपिटल पब्लिक के पास होना चाहिए अदर देन शेयर होल्डर्स हैविंग ट्रेडिंग राइट्स। द प्रोसेस सिक्स टू गिव मेजॉरिटी कंट्रोल ऑफ द एक्सचेंज टू इन्वेस्टर्स। तो मेजॉरिटी कंट्रोल इन्वेस्टर्स के पास है, क्यों, क्योंकि 51% शेयर होल्डिंग पब्लिक की है who do not have trading rights. इससे बेटर रेगुलेशन होगा, there will be a proper corporate governance and this will ensure transparency. It will dispel the perception among investors that since the exchange was being run by a trust, it was open to manipulation. कि जो पहले की सोच है कि ये ट्रस्ट है तो इसमें मैनिपुलेशंस हो सकते, अब वो सोच नहीं रहेगी क्योंकि नाउ इट इज़ कन्वर्टेड इनटू पब्लिक कंपनी। प्रोसीजर फॉर डीम्यूचुअलाइजेशन। एक्सचेंजेस वेर अलाउड बोथ ओनरशिप एंड ट्रेडिंग राइट। अभी तक तो मेंबर्स ओनर्स भी थे तो उनके पास ट्रेडिंग राइट्स भी थे। डीम्यूचुअलाइजेशन सीक्स टू सेपरेट द टू। अब ये दोनों सेपरेट हो गए, ओनर्स को शेयर मिलेंगे जैसे कि कंपनी में मिलते हैं, एंड डीम्यूचुअलाइजेशन ऑल्सो स्टिपुलेट्स पेइंग फॉर ट्रेडिंग राइट्स। ये प्रोसेस एक पब्लिक कंपनी जैसा ही है जहाँ पे हम शेयर्स ऑफर करते हैं एंड देन देयर विल बी डाइल्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रमोटिंग शेयर्स। अगर न्यू फ्रेश शेयर्स आए तो क्यों डाइल्यूशन होगा, फॉर एग्जांपल कंपनी ने 100 शेयर्स इशू किए तो अब ये पब्लिक कंपनी हो गई, नॉट अ ट्रस्ट। अब हमने अगर और 100 इशू किए तो पहले अर्निंग पर शेयर 10 था, क्यों, क्योंकि हमारी अर्निंग 1000 थी, अर्निंग 1000 थी और शेयर्स 100 थे। अब शेयर्स 200 हो गए तो हमारा अर्निंग पर शेयर 5 रुपीज़ हो गया। दिस इज डाइल्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर। तो ये सारा प्रोसेस अब एक पब्लिक कंपनी जैसा ही हो गया है। जब भी रिकॉग्नाइज एक्सचेंज डीम्यूचुअलाइज होना चाहता है तो दे विल हैव टू सबमिट अ स्कीम फॉर कॉर्पोरेटाइजेशन एंड डीम्यूचुअलाइजेशन टू सेबी फॉर इट्स अप्रूवल। सेबी को अप्रूवल के भेजने के बाद सेबी इंक्वायरी करेगा कि वेदर इट इज़ इन पब्लिक इंटरेस्ट डीम्यूचुअलाइजेशन करना है या नहीं। अगर सेबी अप्रूव करता है तो वो सेबी पब्लिश करेगा द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, और फिर स्टॉक एक्सचेंज भी उसको पब्लिश करेगा इन 2 डेली न्यूज़पेपर सर्कुलेटेड इन इंडिया। जहाँ भी सेबी अप्रूव कर रहा है वहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज फ्रेश
इक्विटी इशू करेगा पब्लिक को एंड विल फॉलो द सेबी रेगुलेशंस, जहाँ एटलीस्ट 51% इक्विटी शेयर किसके पास होगा, पब्लिक के पास, विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। अगर सेबी सेटिस्फाइड नहीं है और सेबी को लगता है कि स्कीम पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, तो वो फिर से रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को बोलेगा कि तुम फिर से अप्लाई करो। सेबी विल कंसीडर अगेन एंड इफ सेटिस्फाइड तो ये वाला प्रोसेस, इफ नॉट सेटिस्फाइड तो विल कैंसल द एप्लीकेशन। ट्रेडिंग, नाउ व्हाट इज ट्रेडिंग? ट्रेडिंग एक कंसेप्ट है जहाँ पे सिक्योरिटीज को बाय या सेल किया जाता है बिटवीन टू पार्टीज, सो इट इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो नॉर्मली ट्रेडिंग क्या है, इट इज़ विद इन एन इकोनॉमी, एक प्रोड्यूसर है एक कंज्यूमर है। बट इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है, कंट्रीज अपना मार्केट एक्सपांड करती है, एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करती है, बाय सेल करती है। इट इज़ द रीज़न व्हाई एन अमेरिकन कंज्यूमर कैन पिक बिटवीन जापानीज, जर्मन और अमेरिकन कार। सो फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेडिंग क्या है, इट इज़ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी। नॉर्मली ट्रेडिंग क्या है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बट फाइनेंशियल मार्केट में इट इज़ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब शेयर्स हो गए कंपनी के, डिबेंचर्स हो गए, प्रेफरेंस शेयर्स, स्टॉक एक्सेट्रा। और ये परचेस कहाँ होता है, ऑन द फ्लोर ऑफ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। तो सिक्योरिटी की ट्रेडिंग कहाँ होती है, स्टॉक एक्सचेंज में। इंडिया में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यूएस में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। सो दिस इज ट्रेडिंग। नाउ स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट। स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जहाँ पे एक्चुअल डिलीवरी होती है एंड पेमेंट हो जाता है उसी दिन। So contract which provides for actual delivery of security and the payment of price thereof either on the same day as the date of contract या तो next day. The actual period taken for the dispatch of the security or the remittance of money thereof through the post being excluded from the computation of the period aforesaid if the parties to the contract do not reside in the same town or locality. और दूसरा है ट्रांसफर द सिक्योरिटी बाय द डिपॉजिटरी फ्रॉम द अकाउंट ऑफ बेनिफिशियल ओनर टू अनदर बेनिफिशियल ओनर। अब हमने डिपॉजिटरी कंसेप्ट देखा था, जहाँ कंपनी के शेयर डिपॉजिटरी होल्ड करता है, मतलब दैट इज एन डीमैट फॉर्म। तो वहाँ पे डिपॉजिटरी हो गया रजिस्टर्ड ओनर, और हम जिसने शेयर बाय किया है तो हम हो गए बेनिफिशियल ओनर। तो यहाँ पे क्या होता है, जब स्पॉट डिलीवरी होती है तो सिक्योरिटी ट्रांसफ़र हो रही है एक्चुअली। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने सिक्योरिटी ट्रांसफ़र की किसी और को, तो मैं पहले बेनिफिशियल ओनर थी, रजिस्टर्ड ओनर यानी डिपॉजिटरी ने मेरे अकाउंट से एंट्री हटाई, मेरे अकाउंट से सेल दिख रहा है, दूसरे अकाउंट में बाय दिख रहा है, दैट इज स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट। बदला कॉन्ट्रैक्ट। बदला कॉन्ट्रैक्ट मतलब समथिंग इन रिटर्न। दिस इज़ अ सिस्टम ऑफ कैरी फॉरवर्ड, जहाँ पे इन्वेस्टर क्या करता है, खुद की पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करता है। यूजिंग द बदला टूल और सिस्टम, investor can take a position in a scrip without actually taking delivery of the stock. He can carry forward his position on the payment of small margin. In the case of short selling, the charge is termed as ऊंधा बदला। मतलब यहाँ क्या हो रहा है कि तुम तुम्हारे पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे आगे जाके सेल करना है, तो मैं एक मिनिमम अमाउंट लेके बिना परचेज किए ही सेल कर सकता हूँ। मतलब मैंने क्या किया, आज मेरे पास सिक्योरिटी नहीं है तो भी मैंने उसको सेल कर दी कि कल जब मैं परचेस करूँगी तब उसकी एक्चुअल डिलीवरी हो जाएगी। आज सिर्फ मैंने शॉर्ट सेल किया। मतलब फॉर एग्जांपल मेरे को लगता है कि कल जाके सिक्योरिटी का प्राइस कम होने वाला है। आज कोई शेयर का प्राइस है 50 रुपीज़, मुझे लगता है कल जाके वो 47 होने वाला है। तो मैंने क्या किया, आज उसको शॉर्ट सेल कर दिया, मतलब मैंने आज ही उसको बेच दिया, फ्यूचर में मैं उसको बाय करूँगी। तो इफेक्ट नहीं हो गया, बट यहाँ पे मेरा 3 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। दैट इज़ बदला कॉन्ट्रैक्ट। समथिंग इन रिटर्न, शॉर्ट सेलिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बदला कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, मैं आज ही एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही हूँ कि फ्यूचर में मैं कोई कमोडिटी बाय करूँगी या सेल करूँगी एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिवाली आने वाली है एंड हमारी मिठाई की दुकान है, तो पता है शक्कर ज़्यादा लगने वाली है, तो शक्कर के प्राइस भी बढ़ने वाली है। तो हमने क्या किया, आज ही शक्कर बाय करके रखी। हमको लगता है कि दिवाली के टाइम पे शक्कर 55 रुपीज़ पर केजी होगी शुगर, और आज शुगर 45 पर केजी है।
तो मैं एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती हूँ कि वो टाइम पे मैं 48 रुपीज़ पर केजी में खरीदूंगी। दिस इज़ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कि प्राइस कुछ भी हो, मैं एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही हूँ किसी शुगर ट्रेडर के पास कि मैं दिवाली के टाइम पे बल्क में लूँगी और तब मेरा रेट होगा 48 पर केजी। अब रेट कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, बट मेरा रेट क्या हो गया है 48 पर केजी। तो ये प्री डिटरमाइंड प्राइस पे स्पेसिफाइड टाइम इन फ्यूचर मैंने कॉन्ट्रैक्ट बुक कर लिया। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर स्टैंडर्डाइज फॉर क्वांटिटी एंड क्वालिटी। मैंने बोल दिया कि मेरे को 10 किलो 15 किलो चाहिए एंड दिस विल बी द रेट। तो बायर इज टेकिंग द ऑब्लिगेशन टू बाय। बायर मतलब मैंने क्या ऑब्लिगेशन लिया कि मैं 48 पर केजी में बाय करूंगी, और सेलर ने क्या ऑब्लिगेशन लिया कि वो 48 पर केजी में मेरे को इस दिन डिलीवर कर देगा। यहाँ पे दो टाइप के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, एक हेजर एक स्पेक्यूलेटर। हेजर मतलब क्या, मैं अपना रिस्क कम करने के लिए 48 पर केजी में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ, मतलब मेरे को डर है कि मेरे को 55 पर केजी देना पड़ेगा क्योंकि दिवाली का टाइम है, तो वो 7 रुपये बचाने के लिए मैं 48 पे कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ। तो आई एम द हेजर जो अपना रिस्क कम कर रही है। और स्पेक्यूलेटर मतलब क्या, कुछ लोग सिर्फ स्पेक्यूलेशन करते हैं, मतलब मुझे कुछ एक्चुअल ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ गुड्स लेके रखूँगी, मेरे को लगता है कि कल जाके प्राइस बढ़ने वाला है या कम होने वाला है, तो वो हिसाब से मैं गुड्स लेके खुद का प्रॉफिट अर्न करने की देखूँगी, दैट इज स्पेक्यूलेशन। सॉर्ट ऑफ सट्टा। ऑप्शंस, ऑप्शंस क्या है, ऑप्शंस एक टाइप ऑफ डेरिवेटिव है जहाँ पे अंडरलाइंग सिक्योरिटी के प्राइस पे हम ऑप्शंस परचेज करते हैं। सो दिस इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट आर डेरिवेटिव बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग सिक्योरिटी सच एज स्टॉक। अब ऑप्शन में क्या होता है, बायर के पास अपॉर्चुनिटी है टू बाय और सेल डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे होल्ड। होल्डर इज नॉट रिक्वायर्ड टू बाय और सेल द एसेट इफ दे चूज नॉट टू। अब कॉल ऑप्शन क्या होता है, कॉल ऑप्शन इज अ राइट गिवन टू द होल्डर टू बाय द एसेट एज अ स्टेटेड प्राइस। फॉर एग्जाम्पल मैंने कॉल ऑप्शन परचेज किया, मतलब मेरे पास राइट है कि मैं सिक्योरिटी एट ₹50 परचेज कर सकती हूँ। अब वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, आगे जाके प्राइस 53 हुई तो मैं 50 में परचेज करूँगी, आगे जाके प्राइस 48 हुई तो ये कॉन्ट्रैक्ट मेरा कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज कॉल ऑप्शन। पुट ऑप्शन इज अ राइट टू सेल द एसेट एट अ स्पेसिफाइड प्राइस। अब यहाँ पे मेरे पास क्या राइट है कि मैं एसेट को 50 रुपीज़ पे सेल कर सकती हूँ। अगर मेरे को 55 मिल रहे हैं तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके 55 में जाऊँगी, तो यहाँ पे ये पुट कैंसिल हो जाता है एंड फिर उस पर प्रीमियम पे करना पड़ता है। और अगर प्राइस 48 हो गई तो फिर मैं 50 रुपीज़ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करूँगी, दैट इज पुट ऑप्शन। सो दो टाइप के कॉल ऑप्शन होते हैं, दो टाइप के ऑप्शंस होते हैं, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन। Each option contract will have a specific expiration date by which the holder must exercise their option. Stated price on an option is known as strike price. Options are typically bought and sold through online or retail broker. Normally कैसे सेल होते हैं, ऑनलाइन या रिटेल ब्रोकर से। Now what is derivative? Derivative एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन टू पार्टीज जहाँ पे उसकी वैल्यू डिराइव होती है बाय एन अंडरलाइंग एसेट। सो डेरिवेटिव is a contract which derives its value from the underlying asset. अब underlying asset क्या हो सकती है, it could be anything, bonds, commodities, currencies, interest rate, market index and stock. Generally belonging to the realm of advanced investing, derivatives are secondary security whose value is based on the underlying asset, मतलब value is linked with the underlying asset. अब डेरिवेटिव के टाइप से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन, स्वैप, वारंट्स। हमने देखा पहले फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कि मैं फ्यूचर में ये प्राइस पे खरीदूंगी, फिर हमने देखा ऑप्शंस, तो हमने ऑप्शंस देख लिया, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट देख लिया, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो अ बिट इन द सेम लाइन, स्वैप्स होते हैं, वारंट्स होते हैं। लिस्टिंग ऑफ शेयर्स, लिस्टिंग मीन्स सिक्योरिटी को लिस्ट करना किसी स्टॉक एक्सचेंज पे। इट इज़ नॉट कंपलसरी, बट अगर पब्लिक कंपनी चाहे सिक्योरिटी को लिस्ट करना तो वो लिस्ट कर सकती है। हमने ऑलरेडी लिस्टिंग के एडवांटेजेस देखे हैं। स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करने से क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी मिलती है ट्रांजैक्शंस में, इक्वालिटी मिलती है, कॉम्पिटिटिव कंडीशंस मिलता है एंड इट इज़ बेनिफिशियल फॉर इन्वेस्टर एंड पब्लिक एंड लार्ज। ऑब्जेक्टिव क्या है लिस्टिंग का, उससे लिक्विडिटी प्रोवाइड होती है, एक मैकेनिज्म मिलता है जहां इफेक्टिव कंट्रोल है, सुपरविजन ऑफ ट्रेडिंग है, मोबिलाइजिंग सेविंग्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रोवाइड फ्री नेगोशिएबिलिटी ऑफ स्टॉक, एबिलिटी टू रेज फर्दर कैपिटल।
एंड द लास्ट पॉइंट, इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन मैकेनिज्म अंडर वेरियस स्टैट्यूट। अब हमने देखा कि सिक्योरिटी लिस्ट करनी चाहिए स्टॉक एक्सचेंज पे, बट अगर इन्वेस्टर के साथ कुछ गलत हो रहा है, इन्वेस्टर के साथ कुछ फ्रॉड हो रहा है या इन्वेस्टर को प्रॉपर रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो इन्वेस्टर का भरोसा उठता जाएगा। इसलिए इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन इज़ ऑफ पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस। तो अलग अलग स्टैट्यूट में, अलग अलग एक्ट में रेगुलेशंस दिए हैं कि किस तरीके से इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। सो नंबर 1, सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। सेबी का बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि वो इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे और सिक्योरिटी मार्केट को ग्रो करे। तो सेबी इज़ लाइक अ विजिलेंट वॉच डॉग। वो कंटिन्यूसली देखता रहता है कि सारे स्टॉक एक्सचेंजेस या कंपनीज या कैपिटल मार्केट ठीक से फंक्शन कर रहा है एंड उससे इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन हो रहा है, मतलब इन्वेस्टर्स के अगेंस्ट कोई चीट नहीं कर रहा है। तो ये सेबी का बेसिक ऑब्जेक्टिव है। सेबी ने कुछ गाइडलाइंस इशू कर रखे हैं कि किस तरीके से कंपनी लिस्ट होगी, अनलिस्ट होगी, राइट इशू होगा, ऑफर फॉर सेल होगा, ताकि इन्वेस्टर प्रोटेक्ट रहे। कुछ गाइडलाइंस प्रोस्पेक्टस रिलेटेड भी है, ब्रीच प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एंड लेटर ऑफ ऑफर, कि कभी भी प्रोस्पेक्टस पब्लिक को इशू करने के पहले वो सेबी के पास जाता है, सेबी ड्राफ्ट ऑफर लेटर देखता है, ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस कंसीडर करता है, आफ्टर दैट आरओसी को सबमिट करना पड़ता है एंड देन ओनली यू कैन सबमिट इट टू पब्लिक। सो ऐसे काफ़ी डिस्क्लोजर्स लगा रखे हैं सेबी ने टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट। रोल एंड फंक्शन ऑफ सेबी ट्रिब्यूनल। अब सेबी का तो काम ही ये इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, स्टॉक एक्सचेंज या सिक्योरिटी मार्केट को डेवलप करना, रेगुलेट करना। तो अब प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी के 3 बॉडीज़ है, 3 फंक्शन है। कॉजी लेजिस्लेटिव मतलब रेगुलेशंस को ड्राफ्ट करना, कॉजी जुडिशियल रूल्स पास करना, जजमेंट पास करना अगर कोई वायोलेशन है तो, और कॉजी एग्जीक्यूटिव की जो रूल्स बने हैं वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहे हैं क्या, ये चेक करना। सेबी ने अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास किया तो उसका अपील जाता है सिक्योरिटी एपलेट ट्रिब्यूनल के पास, दैट इज सेबी ट्रिब्यूनल, उसको हम सैट बोलते हैं। ये 3 लोगों की, 3 मेंबर्स का कॉन्स्टिट्यूशन होता है एंड दिस इज अ सेकेंड अपील। और अगर फिर भी यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर ऑफ सैट तो फिर तुम सुप्रीम कोर्ट के पास अपील कर सकते हो टू गेट द प्रोटेक्शन। इंसाफ के लिए अगर तुम सेबी से सेटिस्फाइड नहीं हो तो सैट के पास जाओ, अगर सैट से सेटिस्फाइड नहीं हो तो तुम अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट को। प्रोटेक्शन मेजर्स ऑफ एनएसई, सेटलमेंट गारंटीड फंड एज अ काउंटर पार्टी टू सेटल ऑब्लिगेशन। एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज गारंटी लेता है कि फाइनेंशियल सेटलमेंट प्रॉपर होगा। जब एक पार्टी बाय करती दूसरी सेल करती है तो ये सब स्टॉक एक्सचेंज थ्रू होता है, क्लियरिंग कॉरपोरेशंस होते हैं, तो वो इंश्योर करते हैं कि एक पार्टी ने सेल किया तो उसके अकाउंट से वो माइनस होगा, एक ने परचेस किया तो उसके अकाउंट में जाएगा, टू अवॉइड मार्केट डिसरप्शन। इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस सेल, अगर इन्वेस्टर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है इन डीलिंग विद सिक्योरिटी तो कुछ ग्रीवेंसेस सेल रखे हैं जहाँ पे इन्वेस्टर उसके प्रॉब्लम शेयर कर सकता है एंड दे विल गाइड हिम अकॉर्डिंगली। आर्बिट्रेशन, कोर्ट छोड़ के भी एक अल्टरनेट डिस्प्यूट मैकेनिज्म होता है जो एनएससी ने प्रोवाइड किया है ताकि ट्रेडिंग मेंबर्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है तो वो आर्बिट्रेशन के थ्रू इजीली सॉल्व किया जा सके। So these are the protection measures by NSE. Misstatement in prospectus, अगर कंपनी शेयर्स इशू करते टाइम पे जो प्रोस्पेक्टस इशू करती है सब्सक्राइबर को, उसमें कोई मिसस्टेटमेंट है या जो सर्कुलेशंस है, एडवर्टाइजमेंट्स है, उसमें कोई ऐसा मैटर है जो मिसलीड कर रहा है या कुछ इंपॉर्टेंट मैटर ओमिट किया है या कुछ इंपॉर्टेंट मैटर एक्स्ट्रा ऐड किया गया है जो मिसलीड कर रहा है या इट इज़ टू चीट द पर्सन, तो फिर वो कंपनी और उसके मेंबर्स will be liable under section 447. Now what is section 44 section? It is a section of fraud of company, fraud by company. तो fraud के penalty section 447 में है। बट अगर कोई ऐसा पर्सन है जो प्रूव करता है कि ये ओमिशन इमटेरियल था या उसको पता ही नहीं था, उसके परमिशन के बिना ये हुआ है, तो फिर he will not be liable under 447. फ्रॉडुलेंटली इंड्यूसिंग पर्सनस टू इन्वेस्ट मनी, अगर किसी पर्सन ने या कंपनी ने मिसलीड करके, चीट करके, कोई फैक्ट को छुपा के, कोई नवे स्टेटमेंट्स को बना के, कुछ प्रॉमिस करके किसी पर्सन को चीट करने के लिए उसको कोई सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने लगाया, किसी अग्रीमेंट में एंटर करवाया, कोई सिक्योरिटी परचेज करने लगाई या डिस्पोज करने लगाई, सब्सक्राइब करने लगाया टू गेन सम ऑब्जेक्टिव, तो फिर उस केस में वो पर्सन गिल्टी होगा एंड ही विल बी लाइबल टू पेनल्टी अंडर कंपनीज एक्ट।
So you cannot fraudulently induce persons to invest money. नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया बट पे नहीं किया 30 दिन के अंदर, तो फिर कंपनी विल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 2 years एंड विथ अ फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 1000 फॉर एवरी डे. इम्प्रिजनमेंट कितना है? 2 years प्लस फाइन 1000 पर डे, और इस पे इंटरेस्ट रहेगा एट 18% जो भी डिविडेंड का अमाउंट है पर एनम इफ डिफॉल्ट कंटिन्यूज. Provided that no offence under this section shall be deemed to have been committed, where the offence नहीं माना जाएगा कब? जब डिविडेंड ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से नहीं पे किया गया है, या कंपनी ने डिविडेंड पे किया था, शेयर होल्डर तक पहुंचाने की कोशिश की है बट वो पहुंचा नहीं है. अगर राइट टू रिसीव डिविडेंड में डिस्प्यूट है कि किस इंसान को डिविडेंड देना है, टाइटल क्लियर नहीं, अगर उस वजह से रोका गया है तो दैट इज़ नॉट डिफॉल्ट बाय कंपनी. अगर कंपनी को लॉफुली लगता है कि कंपनी ने शेयर होल्डर के अकाउंट में डिविडेंड सेटल करना है तो देन दैट इज़ नॉट डिफॉल्ट. तो दीज आर फ्यू ऑफ द थिंग्स जहाँ पे अगर डिविडेंड नहीं भी पे हो रहा है तो उसको डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा एंड कंपनी के अगेंस्ट कोई पनिशमेंट नहीं होगी. राइट टू डिमांड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उनके पास राइट है कि वो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जाके चेक कर सके, उसकी कॉपी डिमांड कर सके, ऑडिटर्स की रिपोर्ट चेक कर सके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अगर ट्रस्ट है तो डिबेंचर होल्डर भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और कंपनी को 21 डेज़ के अंदर वो इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है. सो देयर इज़ अ राइट ऑफ मेंबर टू डिमांड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ताकि उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिगर्स देख के समझ सके कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है. इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड स्टार्ट किया गया था ताकि इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट किया जाए, उनको इन्वेस्टर्स में अवेयरनेस प्रमोट किया जाए कि किस तरीके से ट्रेडिंग होती है, किस तरीके से माल प्रैक्टिसेस हो सकती है. टू प्रमोट अवेयरनेस इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड वॉज स्टार्टेड. क्लास एक्शन, क्लास एक्शन मतलब क्या? किसी भी पर्टिकुलर टाइप के शेयर होल्डर्स, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी अलग अलग काइंड की सिक्योरिटी इशू करती है. इट कुड बी इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, इक्विटी विथ वोटिंग राइट, इक्विटी विथ डिफरेंस वोटिंग राइट, और उनके अगेंस्ट कंपनी ने कोई डिफ़ॉल्ट किया है या कुछ चीट किया है तो उनके पास पावर है कि वो क्लास एक्शन ले सकते हैं. रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर फॉर कमिटिंग अल्ट्रा वायरस एक्ट, अगर कंपनी ने ऐसा कुछ एक्ट किया है जो कंपनी के पावर्स के बाहर है, या कंपनी के जो चार्टर्ड डॉक्यूमेंट्स है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसमें कंपनी के पावर्स दिए हैं, अगर उसके बाहर कंपनी कुछ करती है या कुछ डैमेज हो जाता है कंपनी से किसी अगेंस्ट द कंपनी, इट्स डायरेक्टर, ऑडिटर, एक्सपर्ट, या ऐसी कोई रेमेडी, ऐसा कोई डैमेज होता है तो उस टाइम पे क्लास एक्शन को सूट फाइल करने का रेमेडी दिया गया अगेंस्ट द कंपनी. अगर एनसीएलटी ऑर्डर को कंपनी कंप्लाई नहीं करती है तो देयर इज़ अ फाइन ऑफ INR 0.5 million टू INR 2.5 million, मतलब 5 लाख से 25 लाख तक का फाइन है, और इम्प्रिजनमेंट है अप टू 3 years एंड फाइन बिटवीन 25,000 to 1 lakh फॉर एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट. And this is governed by section 245 of Companies Act 2013. So these were few of the laws, regulations which help in investors protection. काफ़ी बड़ा मॉड्यूल था ये. आई होप यू अंडरस्टूड. बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से सिक्योरिटी लिस्ट होती है किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे. पब्लिक कंपनी को अगर अपने शेयर्स लिस्ट करवाने हैं तो उसका प्रोसेस क्या है वो हमने देखा. लिस्टिंग क्यों ज़रूरी है, लिस्टिंग का मीनिंग क्या होता है. फिर अगर कोई स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्नाइज होना चाहता है तो वो कैसे हो सकता है. ही विल हैव टू अप्लाई टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. फिर गवर्नमेंट के पावर्स देखे, किस तरीके से रिकॉग्निशन सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट करती है आफ्टर बीइंग सेटिस्फाइड विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स. फिर हमने कंडीशंस देखी. फिर कब डी रिकॉग्निशन हो सकता है. डीम्यूचुअलाइजेशन का कंसेप्ट देखा कि कब ट्रस्ट पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होती है एंड दैट इज़ कॉल्ड डीम्यूचुअलाइजेशन, एंड वो किस तरीके से होता है एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग एंड इट्स एडवांटेज टू शेयर होल्डर्स. हमने ट्रेडिंग देखा, स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट, बदला कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन, डेरिवेटिव, लिस्टिंग ऑफ शेयर्स. फिर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म देखा था कि किस तरीके से सेबी के गाइडलाइंस है, फिर सिक्योरिटी एपीलेट ट्रिब्यूनल के गाइडलाइंस है टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर. कंपनीज एक्ट के कुछ सेक्शंस हैं, अगर प्रोस्पेक्टस में कुछ फ्रॉडुलेंट इन्फॉर्मेशन है
या इन्वेस्टर को इंड्यूस करके इन्वेस्ट कराया गया है, या फिर क्लास एक्शन है। सो दीज वर ऑल द रेगुलेशंस। इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड है, जिस तरीके से इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।